नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करेंगे कि जो औषधियां हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजी के पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी कौन कौन सी ब्रांच हैं, ठीक, और औषधियों के कौन कौन से प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो फार्माकोलॉजी में औषधियां बनाई जाती हैं, ठीक है, तो अगर बनाएंगे तो एक निश्चित मात्रा में उनको मापन और तोलन करना आवश्यक है। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं, औषधियों को कौन कौन से रूप में हम जानवरों को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा औषधियों को किस किस मार्ग से जानवर के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है, और औषधियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि औषधियों की माप तोल के तरीके और विधियां, ठीक है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो औषधियों के मापन और तोलन की जो विधियां हैं, मुख्य रूप से कौन कौन सी है। एक होती है इंपीरियल या अवॉर्डू पॉइस, तो यहां पर हमें केवल नाम नाम पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरी होती है ट्रॉय या एपोथेक्री, और तीसरी होती है मैट्रिक प्रणाली। तो तीन प्रणालियों का उपयोग यहां पर हम करते हैं। ठीक है, किसके लिए? औषधियों को मापने के लिए। मापने का मतलब हो गया कि जो तरल औषधियां हैं उनको मापना, भाई कितने ml है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। दूसरा है कि औषधियों को तोलना, जो पाउडर फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है उनका एक वजन ज्ञात करना। ठीक है, तो वजन ज्ञात करने को हम तोलना कहेंगे, और लिक्विड जो है, लिक्विड फॉर्म में है, उनके तोलने को हम क्या बोलते हैं? मापना कहते हैं। तो औषधियों के माप के लिए और तोल के लिए तीन विधियों का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, तीन प्रणालियों का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। इंपीरियल या एवोर्डुपॉइस, दूसरी होती है ट्रॉय या एपोथेक्री, और तीसरी होती है मैट्रिक प्रणाली। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो थोक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर, जब या फिर फार्मासिस्ट के द्वारा जो प्रणाली उपयोग में ली जाती है, यानी जब औषधियों को बड़ी मात्रा में मापा और तोला जाता है, तो वहां पर कौन सी प्रणाली उपयोग में ली जाती है? इंपीरियल प्रणाली उपयोग में ली जाती है, या क्या बोल सकते हैं, एबोर डुपोइस प्रणाली काम में ली जाती है। ठीक है, अब दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो हम उपचार पर्ची लिखते हैं जानवर के उपचार के लिए, हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसमें कौन सी प्रणाली का हम उपयोग करते हैं? तो उसमें हम ट्रॉ या एपोथेक्री प्रणाली का उपयोग करते हैं, या फिर हम करते हैं मैट्रिक प्रणाली का। तो इन दो प्रणालियों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ट्रॉ या एपोथेक्री, और दूसरी होती है मैट्रिक प्रणाली। इसमें प्रिस्क्रिप्शन में जानवर के उपचार के समय उपचार पर्ची में कौन कौन से विधियों का या प्रणालियों का माप तोल के लिए उपयोग करते हैं हम? ट्रॉ या एपोथेक्री, या फिर दूसरी कौन सी विधि होती है? मैट्रिक विधि, उसका हम उपयोग करते हैं। अब इनके मापने में और तोलने में कुछ यूनिट्स होती है जिनमें औषधियों को मापा और तोला जाता है। तो उससे संबंधित है अगला पॉइंट, कि जो ड्राम यूनिट होती है, ठीक है, जो ड्राम यूनिट है, यह इंपीरियल में तो कैसी है? अनुपस्थित है, जबकि एपोथेक्री में ये पाई जाती है। ठीक है, ड्राम जो यूनिट है, जो औषधियों के माप तोल में काम आती है, तो वो इंपीरियल प्रणाली में तो क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है, जबकि एपोथेक्री में वो क्या है? प्रेजेंट रहती है। और ग्रेन यूनिट है, ठीक है, तोलने के लिए, ग्रेन यूनिट मैट्रिक प्रणाली में अनुपस्थित होती। ठीक है, मैट्रिक प्रणाली में ग्रेन के नाम से कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ये बात हो गई अपनी किसकी? औषधियों से माप तोल की विधियों के बारे में। अब हम बात करते हैं माप तोल के लिए कौन कौन से मतलब किस तरीके से हम तोल सकते हैं, उनकी तुलना किस रूप से हम कर सकते हैं। तो हम मैट्रिक प्रणाली की बात करें मुख्य रूप से, जिसका हम उपयोग ज्यादातर किस में करते हैं? उपचार पर्ची में करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक प्रणाली में हम बात कर रहे हैं पहले तोल के लिए, यानी वजन को तोलने के लिए। तो जैसा कि जनरल हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक, ठीक है, तो इसमें क्या है कि
जो 1 kg होता है, ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 मिलीग्राम होंगे। और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम है। क्या है? माइक्रोग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। और 10 माइक्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं? 10 माइक्रोग्राम मिलकर के क्या बनाएंगे? 1 सेंटीग्राम बनाते हैं। ठीक है। ये माइक्रोग्राम का 100वां हिस्सा बनाएंगे। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटीग्राम। सेंटी क्या हो गया? 100वां भाग। तो 100वां भाग क्या होगा? 10 माइक्रोग्राम मिलकर के 1 सेंटीग्राम बनाते हैं। ठीक है। 10 सेंटीग्राम की बात करें, ठीक है, और या फिर 10 मिलीग्राम की बात करें, ठीक, इन दोनों की तुलना किससे की जाती है? 1 डेसीग्राम के बराबर ये होते। ठीक। और 10 डेसीग्राम या 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है, सॉरी ये मिलीग्राम हो जाएंगे, तो किसके बराबर होते हैं? 1 ग्राम के बराबर होते हैं। ठीक है। 1000 मिलीग्राम, ठीक है, 1 ग्राम के बराबर है। और इसी तरह से 10 डेसीग्राम को मिला दिया जाए तो ये किसके बराबर होंगे? 1 ग्राम के बराबर होंगे। 10 ग्राम 1 डेकाग्राम के बराबर होगा। और 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम के बराबर होगा। और 10 हेक्टोग्राम 1 kg के बराबर होते हैं। और 10 kg, सॉरी मतलब यहां पर जो 100 kg है वो किसके बराबर होगा? 1 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक है। तो जनरल चीज है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इस तरह से, इसी प्रकार से जो तरल औषधि है उनको मापने के लिए जो होती हैं कि 10 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर के बराबर होते हैं। 1 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर के बराबर होता है। 10 डेसीलीटर 1 लीटर के बराबर होते हैं। 10 लीटर 1 डेकालीटर के बराबर होता है। 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर के बराबर। 10 हेक्टोलीटर 1 किलोलीटर। और 1000 ml या सीसी की बात करें तो ये कितने के बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो डेका, हेक्टो, किलो ये तो सब उसी के हिसाब से हो गए जो हम केजी में बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये तो हो गई दोनों किससे संबंधित? मापने से और तोलने से संबंधित। ठीक है। अब देखिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्टर हैं। ठीक है। कि 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, ठीक है, उस तरह से। तो 1 ग्राम की यदि हम बात करें तो 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 15 ग्रेन के बराबर होता है। या हम जैसा हमने अभी बात की है, कितना? 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर 15 ग्रेन या 1000 मिलीग्राम। और 1 ग्रेन जो है उसमें कितने मिलीग्राम होते हैं? 65 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है। 1 ग्रेन में, यानी 1 ग्राम में 15 ग्रेन है, लेकिन वहीं 1 ग्रेन की हम बात करें तो कितने होते हैं? 65 मिलीग्राम होते हैं। 1 आउंस, 1 आउंस में कितने ग्राम होंगे? या जो वजन होगा वो कितना होगा? 28 ग्राम। ठीक है। 1 आउंस में कितना वजन होगा? 28 ग्राम होगा। 1 पाउंड में कितना वजन होगा? 453.5 ग्राम होते हैं। और 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं? लगभग 2.2 पाउंड होता है। ठीक है। ये तो हो गई वजन से संबंधित बात। तो यहां पर ग्रेन वाली इंपॉर्टेंट है और आउंस वाली इंपॉर्टेंट है। कि 1 ग्राम में कितने ग्रेन है? लगभग 15 ग्राम ग्रेन होते हैं। और 1 ग्रेन में जो वजन होता है वो कितना होता है? 65 मिलीग्राम, 65 मिलीग्राम होता है। ठीक है। और 1 आउंस में 28 ग्राम होते हैं। और 1 पाउंड में 453.5 ग्राम होता है। और 1 केजी में जो पाउंड की बात हम करते हैं, ठीक है, वो कितना होता है? 2.2 पाउंड होते हैं। यही हम बात करें कि जो एक बूंद है वो कितने एमएल के बराबर होती है। ठीक है। तो एक जो बूंद है 0.06 ml के बराबर होती है। ठीक है। यदि बाई चांस ये आ जाए कि 0.05 है तो वो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन कितना है इसमें? 0.06 ml होती है। तो इसी बूंद के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी भी बोतल को चढ़ने में
जो हम इंट्रावीनस रूट से हम जो भी लिक्विड मेडिसिन दे रहे हैं, कि वो कितनी देर में चिढ़ जाएगी। और उसके लिए हम जो सेट करते हैं वो ड्रॉप रेट सेट करते हैं, कि भाई 1 मिनट में कितनी ड्रॉप उसके शरीर में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, तो उससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि इतनी देर में यह बोतल समाप्त हो जाएगी, या इतने ml जो तरल पदार्थ है वो जानवर के या जीव के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो एक ड्रॉप में 0.06 ml होता है। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, एक मिनिमम बोल दिया जाता है। तो इस तरह से लगभग 16 ड्रॉप में 1 ml हो जाता है। एक पिंट में, एक पिंट किसके बराबर होता है, आधा लीटर के बराबर होता है, यानी 500 ml के बराबर होता है। और 1 गैलन में कितना लीटर पानी होता है, 4 लीटर पानी होता है। 1 गैलन में कितना पानी होगा, 4 लीटर पानी होता है। अब इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आने की और भी संभावना रहती है। ठीक है, पहला है इसमें 1 टी स्पूनफुल। ठीक है, एक चाय की चम्मच में कितना ml तरल पदार्थ या मेडिसिन आती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई, एक चम्मच दवा दे देना इसको, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को। आजकल तो ढक्कन की वाली बात आ गई। ठीक है, ये ढक्कन में उस तरह से मार्किंग आती है कोई भी हम सिरप देते हैं तो। लेकिन हम बात करें कि 1 टी स्पूनफुल में, एक चाय की चम्मच में कितना ml मेडिसिन आती है, 5 ml आती है। वहीं एक डेजर्ट स्पूनफुल में 10 ml आती है। इसको कई बार, यदि 10 ml नहीं है ऑप्शन में, तो 8 ml भी इसको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 1 टेबल स्पूनफुल, इसमें कितना आएगा, 15 ml आएगा, 15 ml तरल पदार्थ आएगा या मेडिसिन आएगी। एक चाय के कप में कितनी मेडिसिन आती है, लगभग 125 ml सिरप आती है, या मेडिसिन या तरल पदार्थ आता है। तो एक चाय का कप कितने ml के बराबर होता है, 125 ml के बराबर होता है। और एक वाइन ग्लास, ठीक है, इसमें कितना आता है, लगभग 60 ml आती है। ठीक है, एक वाइन ग्लास कितने ml के बराबर होता है, 60 ml के बराबर होता है। और एक टम्बलर 250 ml के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक टी कप जो है उसमें 125 ml आता है, और एक टम्बलर में 250, यानी दोनों एक दूसरे के टी कप फुल के ये कितना है, दुगना है। और एक वाइन ग्लास में 60 ml जो है तरल आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ कन्वर्सन होते हैं कि कितने ग्राम में कितने ग्रेन है, कितने, एक टी स्पून फुल में कितने ml होते हैं, डेजर्ट स्पून फुल में कितने ml होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखने वाली बातें होती है। ठीक, अब देखिए औषधि देने की विधियां, जो इन विधियों की हम बात कर रहे हैं, ये विधियां क्या है, ये पशुपालक को हम दे रहे हैं, कि जो कोई भी औषधि हम पशु को दे रहे हैं वो हम किस रूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस किस तरह से हम यहाँ पर औषधियां दे सकते हैं, किस फॉर्म में हम जानवर को जो औषधियां हैं वो दे सकते हैं। हाँ जी, देखिए, तो जो औषधियां दी जाती हैं किस फॉर्म में दी जाती हैं, पहला हो गया चूर्ण या पाउडर। तो यहाँ पर जो औषधि दे रहे हैं हम, किस फॉर्म में, जो औषधि है उसको पीस करके हम देते हैं, पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा है मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे, जहां पर दो औषधियों को मिला दिया गया, पाउडर फॉर्म में है चाहे वो तरल फॉर्म में है, दोनों को यदि हमने मिला दिया है तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाता है। चटनी, जहां पर किसी ना किसी चिकनी चीज का गुड़ के साथ में किसी औषधि को मिला दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, चटनी, और इनको जीभ पर चटाया जाता है। ठीक है, गोली, जो, हाँ जी, यानी कोई भी पाउडर फॉर्म में उसको छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो क्या कहलाती हैं, टैबलेट कहलाती हैं। बोलस, बड़े आकार की जो गोली हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, बॉल या बोलस गोलाकार हो सकते हैं, और ये इस तरह से लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, दो फॉर्म में पाए जाते हैं, बॉल और बोलस। लिनीमेंट, लोशन के रूप में, मल्लम के रूप में, लेप के रूप में, लिकरस के रूप में, और पुलटिस के रूप में। तो ये क्या होते हैं, जानवर को जो औषधियां हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लिनीमेन, लोशन, ये सब चीजें क्या हैं। तो जानवर को इन फॉर्म में हम औषधियां देते हैं।
ठीक है, कि भाई इस रूप में जानवर को ये औषधि देनी। तो ये तो हो गई औषधि देने की जो तरीके हैं, किस तरीके से मतलब जानवर को हम औषधियां, जो पशुपालक है पशु को देने के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अब जो ये औषधियां दी हैं, अब इनको हम किस तरह से दें। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, भाई किस तरह से हम इन औषधियों को जानवर के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं, जिससे कि ये जो कोई भी बीमारी है, ठीक है, या कोई रोग है, उस पर ये अपना प्रभाव दिखा सकें, उस रोग से मुक्ति दिला सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मुंह के द्वारा। तो औषधियों को हम मुंह के द्वारा दे सकते हैं, जैसे चटनी हो गई, बोलस हो गया, बॉल हो गया, टैबलेट हो गए, चूर्ण हो गए, मिश्रण हो गए। ये सब किसके द्वारा देते हैं हम, मुंह के द्वारा जानवर को इन औषधियों को दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये बात, बोलस, गोली, कैप्सूल, द्रव रूप में, पाउडर रूप में, चटनी के रूप में। इस प्रकार की औषधियों को किसके द्वारा दिया जाता है, मुंह के द्वारा दिया जाता है। दूसरा है नाक के द्वारा। तो या तो औषधियों को किसके रूप में, नाक में प्रवेश कराया जाएगा, या वाष्प के रूप में, किसी औषधि को खोला और वो भाप में कन्वर्ट हो गई, और भाप के रूप में जैसे कन्वर्ट हुई, उसको जानवर के लिए सूंघा दिया। ठीक है, तो क्या करेगी, वो शरीर के अंदर अवशोषित कर ली जाएगी। नासा जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा झिल्ली है नाक की, उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है, तीसरा है गुदा द्वारा। तो गुदा द्वारा जो औषधियां दी जाती हैं, या तो इनेमा के रूप में देते हैं। इनेमा के रूप में क्या है, कुछ विशेष प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसमें जिसको रेक्टम में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इनेमा जो दिया जाता है वो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जब मल वगैरह खुशक हो जाता है, शुष्क हो जाता है, मल के निकलने में कठिनाई होती है, तो तब इनेमा दिया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा है सपोजिटरी के रूप में। जो सपोजिटरी हैं, इनको रेक्टम के अंदर इन औषधियों को रखा जाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम पैसरीज, जिनको किस में रखा जाता है, वेजाइना में रखा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो औषधियां हैं शारीरिक तापमान पर क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। ठीक है, शारीरिक तापमान पर क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं और अपना प्रभाव वहां पर दिखाती है। ठीक है, तो सपोजिटरी और पैसरीज के रूप में भी दिया जाता है, और पैसरीज के रूप में वेजाइना में औषधियों को रखा जाता है। ठीक है, अगला है शरीर की बाहरी सतह पर औषधियों को लगाकर। जो त्वचा है, त्वचा के ऊपर हम औषधियों को किस रूप में लगा सकते हैं, सिकाई के रूप में औषधि को हम लगा सकते हैं, लेप लगाकर कर सकते हैं, कोई भी औषधीय तेल है उसको मालिश करके हम शरीर के ऊपर सतह पर हम लगा सकते हैं। जो भी किसी भी रोग से, चोट से प्रभावित स्थान है, वहां पर हम किसी औषधीय तेल की मालिश कर सकते हैं, या औषधीय लेप लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से है पुलटिस बांधकर। ठीक है, और पुलटिस क्या है, एक तरह से जैसे होता है ना कि कोई फोड़ा वगैरह हो गया, वो कच्चा है तो उसको पकाने के लिए, ठीक, दर्द सूजन है, मुर्र चली गई है, तो वहां पर क्या है, प्याज वगैरह होती है, कुछ पत्ते होते हैं, उनको गर्म कर करके बांधा जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पुलटिस कहते हैं। डुबो करके, वही जैसे मुख्य रूप से भेड़ बकरियां जो होती हैं, तो जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक, तो उनसे निजात दिलाने के लिए या उनसे मुक्त करने के लिए जो भी एक्टोपैरासाइटिक ड्रग है उसको पानी में घोला जाता है। ठीक है, साइपरमेथ्रिन वगैरह जिस तरह से होती हैं, और उसमें जानवर को डुबोया जाता है, तुरंत डुबोया और बाहर निकाला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एक तरह से उसके बाद साफ पानी से धो दिया जाता है। ठीक, तो डुबो करके भी शरीर के ऊपर औषधि को लगाया जाता है, और स्नान करा करके। ठीक है, डुबोना और स्नान कराना, औषधीय पानी से किसी भी जानवर को हम स्नान करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया शरीर की बाहरी सतह पर औषधियों को लगा करके। ठीक, इसके बाद है इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो औषधि है इसको सीधे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। अब पेरेंटल रूट कौन कौन से होते हैं,
ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करें हम सीधे रक्त वाहिनियों में औषधि को प्रवेश कराया जाता है, मुख्य रूप से किसमें, वेन्स में, यानी सिराओं में। इसको हम बोल देते हैं अंतःशिरीय, इस वाले उसको क्या बोल देते हैं, अंतःशिरीय मार्ग। ठीक है, तो रक्त वाहिनी जो सिरा है, उनके अंदर औषधि को इंजेक्शन के द्वारा सीधा प्रवेश कराया जाता है। अब सिराओं के द्वारा जो रक्त औषधि को प्रवेश कराया जाता है, वह अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग सेवाएं अपनाई जाती है। तो कौन कौन सी होती हैं, देखो, गाय भैंस में यदि हम बात करें तो किस वेन में लगाया जाता है, जुगुलर वेन में लगाया जाता है। भेड़ बकरियों की बात करें तो आईवी जो लगाई जाती है, अंतःशिरीय जो इंजेक्शन लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, आईवी लगाया जाता है। घोड़े में जुगुलर वेन में, कुत्ते बिल्ली में सेफेलिक और सेफेनस वेन में लगाया जाता है। ठीक है, और सुअर में ईयर वेन में लगा सकते हैं, या इंटीरियर वेना केवा में लगा सकते हैं। और पक्षियों में कौन सी वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है, विंग वेन में। पक्षियों में जो पंखों की वेन होती है उसमें आईवी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड कलेक्शन साइट भी बोल देते हैं। ब्लड कलेक्शन साइट यानी इन्हीं वेन्स में निडल लगा करके हम रक्त भी एकत्रित करते हैं। जानवरों से कोई भी हमें रक्त परीक्षण करना है तो यहीं से हम रक्त को भी एकत्रित करते हैं परख नली के अंदर, और इसी रूट के द्वारा हम क्या करते हैं, औषधियों को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया इंट्रावीनस। एक है मांसपेशियों में इंट्रामस्कुलर, ये कौन सा है, इंट्रामस्कुलर। इसमें जो औषधि है उसको सीधे मांसपेशी के अंदर प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, जहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट मसल डेवलप है वहां पर ये ध्यान रखा जाता है कि उसी जगह पर लगाया जाए। चमड़ी में, यानी जिसको बोलते हैं हम सबकट, सब क्यूटेनियस, ये क्या है, त्वचा के नीचे किसी भी इंजेक्शन के द्वारा जो औषधि को प्रवेश कराया जाता है वह क्या कहलाता है, सब क्यूटेनियस कहा जाता है। स्किन, ये त्वचा हो गई, और नीचे क्या हो गई, मांसपेशी। मांसपेशी और त्वचा के बीच में औषधि को जो जब प्रवेश कराया जाता है तो वह रूट कौन सा कहलाता है, सब क्यूटेनियस कहलाता है। अगला है पेरिटोनियम, इंट्रा पेरिटोनियल। पेरिटोनियल क्या है, पेरिटोनियल होती है दो तरह की, पैराटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, जो किसी भी गुहा को चारों तरफ से आवृत करती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पैराटल पेरिटोनियम कहलाती है। और जो आवरण, ठीक है, किसके ऊपर पाया जाता है, किसी अंग के ऊपर पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो दोनों पेरिटोनियम के बीच में जब दवा को प्रवेश कराया जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल कहते हैं। अब अगला है इंट्राकार्डियल, यानी इसमें जो औषधि है उसको हम सीधे हृदय के अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है, ये अत्यंत इमरजेंसी के केस में औषधि को प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि जो पशु है या जीव है उसको तुरंत औषधि का इफेक्ट, असर उसके ऊपर आ सके। मेरुरज्जु में इंट्रा स्पाइनल, दो कशेरुकाओं के बीच में, ठीक है, तो वहां से प्रवेश कराया जाता है। रूमन, इंट्रा रूमिनल, ब्लॉट वगैरह के केस में, टिम्पैनी के केस में, ठीक है, तो उस केस में जो औषधि है उसको इंजेक्शन के द्वारा सीधे कहां प्रवेश कराते हैं हम, रूमन में प्रवेश कराया जाता है। कौन से भाग से, पैरालंबर फोसा से। और इंट्रारूमिनल के कई बार प्रोकार कैरुला का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, सीधे ही औषधि को क्या करते हैं, ट्रोकार कैरुला के द्वारा प्रवेश करा सकते हैं। ये तो बात हो गई किससे संबंधित, कि औषधियों को किस तरह से हम शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं।
ठीक है। मूत्र जनन के तंत्र के द्वारा भी हम प्रवेश करा सकते हैं। स्तन ग्रंथियों, इंट्रामेमरी मैस्टाइटिस वगैरह होने पर जो औषधि है उसको सीधे कहाँ प्रवेश कराते हैं, थन के अंदर, ठीक है, टीट कैनाल के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामेमरी कहते हैं। ठीक। तो इस तरह से ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप होते हैं, शरीर में औषधियों को प्रवेश कराने के तरीके होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये कुछ चीजें हैं, ये आपको केवल याद रखनी है कि औषधि की खुराक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। औषधि देने का तरीका, किस तरीके से हम दे रहे हैं। ठीक है। यदि हम आईवी रूट से दे रहे हैं तो वो बहुत जल्दी असर करेगी। यदि हम इंट्राकार्डियल दे रहे हैं तो वो और भी जल्दी असर करेगी जानवर के ऊपर। यदि हम सब कर दे रहे हैं तो वो थोड़ा लेट इफेक्ट करेगी, शरीर पर लेट असर दिखाएगी। और यदि हम ओरली दे रहे हैं तो वो और भी लेट असर दिखाती है। तो इसी प्रकार से पशु की प्रजाति, उम्र, लिंग, खुराक की मात्रा, औषधि देने की गति, औषधि के प्रति सहनशीलता, सम्मिलित प्रभाव यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, औषधि को देने का समय, जलवायु, दवा देने का मार्ग, पेट की स्थिति, दवा की प्रकृति, अवशोषण की दर, उत्सर्जन की दर और सम्मिलित प्रभाव, ये सब क्या है, औषधि की जो खुराक है, ठीक है, औषधि के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें जो खुराक है उसकी मात्रा को प्रभावित करती है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं एक अपना जो फार्मेकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपचार पर्ची, है ना, कि उपचार पर्ची क्या है। उपचार पर्ची को हम क्या बोल देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपचार पर्ची है क्या चीज, प्रिस्क्रिप्शन जो है ये है क्या चीज, किसे कहेंगे उपचार पर्ची। उपचार पर्ची जो क्या जो है, यह किसी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सा, यानी अगर हम यहाँ पर वेटनरी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम पशु चिकित्सक की बात करेंगे, लेकिन कोई भी चिकित्सक होता है लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पशु चिकित्सक, यह किसी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा पशुधन सहायक, इसको पहले एलए से बोल रहे थे हम, तो अब क्या बोलते हैं हम इसे, एलआई, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के नाम से इनकी पोस्ट का नाम दे दिया गया है। ठीक है। तो पशुधन निरीक्षक, तो यह किसी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा पशुधन सहायक या फार्मा कंपनी को लिखित आदेश होता है। क्या है ये, लिखित आदेश है। अब ये लिखित आदेश जो है किस बारे में है, जिसमें औषधि को बनाने का तरीका, ठीक है, कौमा मात्रा, देने की विधि और समय आदि के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है, किस मात्रा में देना है, ये सब कुछ उसमें ये लिखा
रहता है। तो ये किसके द्वारा लिखी जाती है उपचार पर्ची? किसी भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक के द्वारा लिखी जाती है। और ये क्या होता है? एक लिखित आदेश है। किसके लिए? जो एलएसए है या एलआई है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर है, या कोई भी फार्मा कंपनी है, कि आपको जो दवा बनानी है वो इस फॉर्म में बनानी है, इतनी मात्रा में औषधियों को लेना है, इतनी मात्रा में इनको मिश्रित करना है, लिक्विड में बनानी है, सॉलिड में बनानी है, पाउडर फॉर्म में बनानी है, तो ये सब चीजें, और कितनी मात्रा में किस जानवर को ये देनी है, तो इस बारे में ये सब क्या होता है? लिखित आदेश होता है। ठीक है। अब हम यहां पर बात करें कि जो उपचार पर्ची है इसके भागों के बारे में। ठीक। तो चलिए, तो अगला पॉइंट है अपना उपचार पर्ची के भाग। देखो, इसके जो भाग हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं, कि उपचार पर्ची के अलग अलग भाग होते हैं जिनमें जो मेडिसिन है उसके अलग अलग चीजों के बारे में लिखा हुआ रहता है। देखो, सबसे पहले आता है सुप्रा इंस्क्रिप्शन। सुप्रा इंस्क्रिप्शन। सुपर इंस्क्रिप्शन। तीसरा इंस्क्रिप्शन। चौथा सब इंस्क्रिप्शन। पांचवा भाग होता है सिग्नेचर। और छठवां भाग होता है इनिशियल। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रा स्क्रिप्शन। ये क्या होता है? सुप्रास्क्रिप्शन जो है, इसमें देखो, सबसे पहले जब जानवर आएगा हॉस्पिटल में, भाई उपचार पर्ची है, डॉक्टर लिख रहा है, ठीक है, उसमें जानवर के इलाज के बारे में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें कोई भी जानवर आ रहा है, तो रोजाना वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं। ठीक है। तो उपचार पर्ची में ओपीडी के हिसाब से, यानी आउटडोर रजिस्टर के हिसाब से, वहां पर उनके क्रमांक लिखे जाते हैं कि भाई आज जो पशु आया वो कौन से नंबर पर आया है। ठीक है। इससे पहले कितने पशु आ चुके हैं। एक चलता है दैनिक क्रमांक, और एक होता है वार्षिक क्रमांक। ठीक है। हम वर्ष भर में कितने पशु हम देख चुके हैं, और आज हमने कितना पशु देखे। तो इस तरह से इसमें पशु का दैनिक क्रमांक, भाई कौन से नंबर का पशु है ये, इसके बारे में जानकारी लिखी जाती है। वार्षिक क्रमांक, तारीख। ठीक है। पशु की जो किस्म है वो लिखी जाती है। पशु की उम्र लिखी जाती है। पशु का लिंग लिखा जाता है कि मेल है फीमेल है। पशुपालक का नाम लिखा जाता है। पशुपालक या पशु मालिक का नाम। तो मुख्य रूप से ये जानकारियां यहां पर उपस्थित होती है। ये सब जो जानकारियां हैं किस में लिखी जाती हैं? सुप्रा इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती है। ठीक है।
अब देखिए, ये तो बात होगी सुपर इंस्क्रिप्शन की। अब दूसरी बात करते हैं सुपर इंस्क्रिप्शन की। जो सुपर इंस्क्रिप्शन है, इसमें एक लेटर लिखा रहता है जिसको हम लिखते हैं RX। ठीक है। अब ये RX क्या है? यह एक रोमन देवता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रोमन देवता का प्रतीक है। जैसे अपने यहाँ होता है ना, ओम लिखते हैं हम, है ना, जय श्री राम लिखते हैं, ये सब क्या है? प्रतीक ही है। तो इसी तरह से रोमन देवता का वहां का, क्योंकि ये जो चीजें हैं पहले, भाई ब्रिटिश लोगों ने पहले इनके बारे में लिख दिया, तो इसलिए उन्हीं की चीजों को फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो रोमन देवता का ये प्रतीक है कि भाई इसमें जो लिखने वाला है वह प्रार्थना कर रहा है कि भाई, एक तो पशुपालक से कह रहा है कि भाई आप इसे लीजिए, और दूसरा होता है इसका अर्थ कि भाई मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मैं जिसको ये दवा दे रहा हूं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो गए। ठीक है। तो रोमन देवता से ये प्रार्थना की जाती है कि यह दवा जिसको दी जा रही है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो गए। ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ होता है कि आप इसे लीजिए। ठीक है। तो ये तो हो गया सुपर स्क्रिप्शन के बारे में। इसमें केवल और केवल एक ये RX लेटर लिखा हुआ रहता है। ठीक है। और तीसरा है इंस्क्रिप्शन। अब जो ये भाग है, यह है उपचार पर्ची का मुख्य भाग होता है। ठीक है। यह क्या है? इस उपचार पर्ची का मुख्य भाग होता है। और इसी में जो दवा है, औषधि है, उसके बारे में जो भी जितनी औषधियां हैं, ठीक है, कौन सी औषधि देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, उसके साथ में और कौन सी औषधि देनी है, किस रूट से देनी है, ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई रहती हैं। तो इसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला तो होता है इसका मेन ड्रग, या जिसको बोलते हैं हम बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग। दूसरा होता है करेक्टिव ड्रग। तीसरा होता है एडजुवेंट। और चौथा होता है इसमें व्हीकल। तो जो इंस्क्रिप्शन वाला भाग है, इसके चार भाग होते हैं। बेसिक ड्रग यानी आधारभूत औषधि। भाई जो मुख्य बीमारी है हमने उसका निदान कर लिया किसमें? सुपर स्क्रिप्शन में। तो यहीं पर क्या है, हम निदान के बारे में भी लिखते हैं कि कौन सी बीमारी है। ठीक है। तो उसके हिसाब से कि जो बीमारी है, उसको बुखार है या फिर कोई और दिक्कत है या पचने में दिक्कत है, तो उस रोग के जो निदान के अनुसार जो मुख्य औषधि होती है वो किसमें आती है? बेसिक ड्रग के अंतर्गत शामिल की जाती है, आधारभूत औषधि। अब होता क्या है, हम आधारभूत जो औषधि दे रहे हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो मुख्य औषधि दे रहे हैं, ठीक है, इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। तो इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए साथ में दूसरी औषधि दी जाती है, जिनको हम बोलते हैं क्या? सहायक औषधि, करेक्टिव ड्रग। सहायक औषधि। सहायक क्या बोलेंगे इनको? तो क्या बोलेंगे, करेक्टिव ड्रग ही बोलते हैं, जो ठीक करते हैं। ठीक है। और तीसरी होती है एडजुवेंट, जो उसके प्रभाव को थोड़ा बढ़ाती है। तो इसमें आ जाएंगे ये सहायक औषधि। सहायक औषधि। और व्हीकल हो गया वाहक। ठीक है। करेक्टिव ड्रग क्या करती है कि इस औषधि के जो बेसिक औषधि है उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करती है। और एडजुवेंट क्या करते हैं? जो सहायक औषधि है,
आधारभूत औषधि के प्रभाव को और बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, कि इसका जो असर है वो ज्यादा अच्छी तरह से जानवर के ऊपर आए, उसके रोग को जल्दी से जल्दी ठीक करे, वो कहलाते हैं एडजुवेंट। बेसिक औषधि जो उस औषधि जो उस बीमारी को मुख्य रूप से ठीक करने का काम करती है, जो उसकी बीमारी को नष्ट करने की मुख्य औषधि होती है। करेक्टिव ड्रग जो मुख्य औषधि के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए दी जाती है। ठीक। व्हीकल क्या है, वाहक के रूप में। ठीक है, कि किसके साथ में मिलाकर के उस औषधि को दिया जा रहा है, उसको रुचिकर बनाने के लिए। औषधि को किसके लिए, रुचिकर बनाने के लिए, जिसके कि जानवर उसमें जो कोई भी गंध वगैरह है वो ना हो। ठीक है, लेने में आसानी रहे। तो औषधि को रुचिकर बनाने के लिए क्या है, व्हीकल का उपयोग किया जाता है, वाहक प्रकार की जो औषधि है उनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से सुप्रास्क्रिप्शन, इसमें क्या है, जो पशु जब आता है हॉस्पिटल में तो उसका दैनिक क्रमांक, वार्षिक क्रमांक, पशु की उम्र, लिंग, ठीक है, मेल है फीमेल है, पशुपालक का नाम और उसका रोग का निदान लिखा जाता है। ठीक है, तारीख वगैरह लिखी जाती है। सुपर स्क्रिप्शन में केवल और केवल एक वर्ड लिखा जाता है, RX, जो क्या है, एक रोमन प्रतीक है, जिसमें रोमन देवता से प्रार्थना की जाती है कि भाई जिसको मैं दवा दे रहा हूं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होवे। बाकी दूसरा इसका जो अर्थ है वो क्या है, आप इसे लीजिए। ठीक है, इंस्क्रिप्शन यह उपचार पर्ची का मुख्य भाग होता है। इसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, बेसिक ड्रग, करेक्टिव ड्रग, एडजुवेंट और व्हीकर। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इसका, देखो, इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन के बाद आता है सब स्क्रिप्शन, चौथा आ जाएगा इसमें। ये क्या होता है सबस्क्रिप्शन, सब स्क्रिप्शन में जो आदेश होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, LAC के लिए होता है, कि जो औषधि है उसको कितनी मात्रा में बनाना है, किस रूप में बनाना है। सब्सक्रिप्शन क्या है, यह है LAC, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, LI, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए आदेश होता है कि औषधि को किस रूप में व मात्रा में बनाना है, और किस मार्ग से और किस समय देना है। ठीक है, भाई हमने हॉस्पिटल में लिख दिया कि भाई ये दवा देनी है, इंजेक्शन है, ठीक है, 1 ml देना है, 2 ml देना है, सब कर देना है, IV देना है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर देना है। ठीक, और कितनी मात्रा में देना है, सुबह देना है, शाम को देना है। तो ये सब क्या है, लिखित आदेश है, किसके लिए, LAC या LI के लिए, किसके अंतर्गत, सब इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद अगला इसका पार्ट आता है, नंबर 4, नंबर 5, सिग्नेचर। ये क्या है, इसमें पशुपालक के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं।
और पशुपालक को समझाया जाता है, यदि कुछ औषधियां उसके लिए घर पर देने के लिए दे रहे हैं कि भाई ये इस तरह से दवा दे दी है हमने, और ये दवा आपको घर जाकर के देनी है, और ये पशुपालक की वहां पर सहमति ली जाती है। ठीक है। इसके बाद जो नंबर 6 पर है, इसका जो अगला भाग है, लास्ट भाग है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल। इसमें क्या किया जाता है, पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर होते हैं। और ये वाला भाग किधर की ओर होता है, दाहिनी ओर। उपचार पर्ची में दाहिनी ओर, ये कहाँ हो जाएगा, बाईं ओर। तो इस तरह से ये होती है उपचार पर्ची। ठीक है। अब उपचार पर्ची में कुछ शॉर्ट टर्म्स का उपयोग किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं एब्रीवेशंस। ठीक है। जैसे हम एक टाइम दे रहे हैं, 2 टाइम देनी है दवा, तो वहां पर कुछ शॉर्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशंस। ठीक है, संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त रूप। तो अब वो कौन कौन से शब्द मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं और उनका क्या अर्थ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नंबर 1 बात करें हम, पहला होता है RX। सामानुष हमने अभी बात की थी, ये क्या है, रोमन देवता का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि आप इसे लीजिए। ठीक है। अगला है डबल ए। इसका अर्थ होता है प्रतीक। ठीक है। डबल ए का अर्थ क्या होता है, यदि वहां उसमें लिखा हुआ है तो ये क्या है, प्रतीक। और सिंगल ए लिखा हुआ आता है तो पहले लेना है। ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, पहले लेना है। AC एंटी सीबम, PC पोस्ट सीबम। ठीक है। AC का मतलब क्या है, यदि किसी औषधि के सामने लिखा है AC, तो उसका अर्थ अर्थ क्या है कि इसको भोजन से पहले लेना है, खाना खाने से पहले इस औषधि को लेना है। और यदि वहां पर लिखा हुआ है PC किसी औषधि के सामने, तो इसका मतलब यह है कि उस औषधि को कब लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। ठीक। एक्वस, एक्वस AQ लिखा हुआ है तो उसका मतलब है पानी। ठीक है, इसे पानी के साथ लीजिए या पानी पीजिए, जो कुछ भी है। एडलिब, ADLIB, तो इसका अर्थ क्या है कि इच्छा अनुसार जितना आप इस किसी चीज को ले सकते हैं, तो उतना आप इसे लीजिए। ठीक। वहीं अब मुख्य रूप से आते हैं एक, देखो OID या OD, इसका अर्थ क्या हो गया कि दिन में एक बार, दिन में एक बार। यदि किसी औषधि के सामने OID या OD लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस औषधि को दिन में एक बार लेना है। और वहीं दिन में DID या DDS लिखा हुआ है तो दिन में 2 बार लेना है। TID या TDS लिखा है तो 3 बार लेना है। और यदि QID लिखा हुआ है तो 4 बार लेना है। ठीक है। और QS लिखा हुआ है तो क्वांटम सफिशियंट, यानी जितनी आवश्यकता है। यानी एक तो हो गया इच्छा अनुसार, एडलिप, जितनी इच्छा है उतना ले लो आप। और एक है जितनी आवश्यकता है, यानी आपको आवश्यकता जितनी है आप उतनी लीजिए। ठीक है, क्वांटम सफिशियंट। QR यानी सही मात्रा, जितनी मात्रा बताई गई है उतना ही लीजिए। QR का मतलब क्या है, सही मात्रा में। OM, ओम, यानी रोज सुबह ही सुबह लेनी है। ठीक है। OM लिखा हुआ है तो ऑन लिखा हुआ है तो रोज रात को लेनी है। HS लिखा हुआ है तो रात को सोते समय वह है लेनी है। ठीक है। अब यहां पर हम बात करें, देखो मुख्य रूप से इनके लिए बात कर लेते हैं। AC, PC। ठीक है। यानी भोजन से पहले, भाई हम भोजन खाना खाने बैठे तो उससे पहले हमने क्या चलाया, AC चलाया। ठीक है। खाना खाने से पहले क्या चलाया, हमने AC चलाया। तो AC का मतलब क्या हो गया, खाना खाने से पहले AC चला करके उसके बाद हमने PC को चलाया, यानी कंप्यूटर को चलाया। तो AC यानी भोजन से पहले आराम से भोजन कर लिया, अब उसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं जो कुछ भी है। ठीक है। PC पर, कंप्यूटर पर, तो भोजन के बाद। ठीक है। इसी तरह से सुबह ही सुबह किसका नाम लिया जाता है, भगवान का नाम, ओम। ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोज सुबह ही सुबह। ओम का मतलब क्या हो गया, सुबह ही सुबह।
ऑन की बात करें तो रात के सोते समय क्या ऑन करेंगे भाई, गर्मी आ गई, पंखा ऑन किया जाता है। ठीक है, तो ऑन का मतलब क्या हो गया, रोज रात। ठीक है, और रात को सोते समय क्या आते हैं, हसीन सपने आते हैं। तो HS से क्या हो गया, हसीन सपने। तो कब आते हैं, रात को सोते समय। तो इस तरह से कुछ टर्म है, इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी OID, BID, TID, QID, ठीक है, ये याद रहेंगी। एक बार, दो बार, तीन बार और चार। देखिए अब कुछ और है। GTT शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है, एक बूंद के लिए यूज किया जाता है। GTT किसके लिए यूज किया जाता है भाई, एक बूंद, जैसे आंख में कोई ड्रॉप दी डालने के लिए, तो 1 GTT, केवल GTT लिख दिया, यानी एक बूंद। ठीक है। होस्ट, होस्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज हमने बनाई, काढ़ा बनाया, तुरंत उसको पिलाना है, तो उसका मतलब क्या है, किसी चीज को तुरंत बनाना है, उसको तुरंत देना है, तो वहां पर होस्ट लिखा हुआ रहता है। लिवाइस का मतलब क्या है, हल्का। फोर्टिस का मतलब क्या है, सांद्र। SS का मतलब क्या है, आधा। अब वहां पर हम जैसे उपचार पर्ची में लिखते हैं, बड़ी गोली लिख रहे हैं तो बोलस लिखेंगे, छोटी गोली लिख रहे हैं तो टैबलेट लिखेंगे या पिल लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। कोई घोल है तो क्या लिख देंगे वहां पर, सॉल्यूशन लिख देंगे उस औषधि से पहले। यदि मल्लम है तो UNGT लिख देंगे। ठीक है, कैप्सूल है तो CAP लिख देंगे। तो इससे ये पता चलता है उपचार पर्ची में कि भाई जो औषधि हम दे रहे हैं वो किस फॉर्म में आने वाली है, कैप्सूल के रूप में आएगी, टैबलेट के रूप में आएगी, बोलस यानी बड़ी गोली के रूप में आएगी, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन के तरल रूप में आएगी, इलेक्चुअरी यानी चटनी के रूप में आएगी। यहीं पर एक होता है स्मॉल c और कैपिटल C। स्मॉल c का अर्थ तो होता है 100, और कैपिटल C का मतलब होता है जब किसी चीज को, यूनिट को गैलन के रूप में यूज करते हैं, तो वहां गैलन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, कैपिटल C शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, और यदि इस तरह से C के ऊपर इस तरह से है तो इसका मतलब हो जाएगा K7। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, कुछ एब्रीवेशन होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, उपचार पर्ची में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कई चीजों के बारे में हमने बात की। सबसे पहले औषधियों के माप तोल के बारे में बात कर ली, जिसमें हम मैट्रिक प्रणाली के बारे में हमने बात की, माप और तोल में जो मैट्रिक प्रणाली काम में आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस बात किए, भाई 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं, 1 ग्रेन में 65 मिलीग्राम होते हैं, 1 आउंस में 28 ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में 453.5 ग्राम्स होते हैं, 1 ड्रॉप में 0.06 ml होते हैं, तो वगैरह वगैरह। औषधियों को देने की विधियां, किसको, पशुपालक को, किस फॉर्म में हम दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से औषधि देने के मार्ग, इनके बारे में हमने बात की, अलग अलग जो तरीके हैं, और जो IV रूट के कौन कौन से हैं उसके द्वारा किस तरह से हम औषधियों को दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने बात की उपचार पर्ची के बारे में और उपचार पर्ची के एब्रीवेशंस के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से जो उपचार पर्ची है, इससे संबंधित अपनी मुख्य मुख्य बातें हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।